सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पाकिस्तान में नई तारीख लिखी जा रही है, रिकॉर्ड बनाने की तारीख, क्योंकि इस वक्त हर शोबे में एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। पेट्रोल हो या डॉलर, दोनों तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गए और ये सिलसिला भी जारी है। एक रिकॉर्ड अवाम पर सितम तोड़ने का भी बन रहा है। एक के बाद एक सितम अवाम पर तोड़ा जा रहा है। टैक्सों का अंबार और महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। गरीब के लिए जीत दुश्वार हो गया है। मगर बकौल वज़ीर आज़म फिर क्या हुआ? इसीलिए हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 91 पैसे का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत अब 305 रुपए 36 पैसे हो गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत 18 रुपए 44 पैसे इजाफे से 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गई है। यह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि पेट्रोल ने 300 का हिंसा अबूर किया है। डॉलर को देखें तो यह ओपन मार्केट में 330 रुपए पर भी नहीं मिल रहा। अवाम रिलीफ का मुतालबा करके सड़कों पर हैं, लेकिन अवाम की कौन सुनता है? ये ताज़ा इजाफा IMF के मुतालबे पर किया गया है। निगरान हुकूमत ने IMF की शर्त पर अमल करते हुए पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी है। हुकूमत इस मद में अवाम से 869 अरब रुपए निचोड़ कर निकलवा लेगी। भले वो महंगाई की दुहाई देते रहे। और इस महंगाई पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना भी क्या खूब है कि महंगाई इतनी भी नहीं है कि एहतजाज किया जाए। जब हुक्मरानों की यह सोच हो तो फिर अवाम किससे अपना दुख कहें, किससे दाद रसी चाहें? इसी से आगाज़ करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, जब रात को ये फैसला आया, मैंने इस पर ट्वीट भी किया। ज़ाहिर है हर कोई परेशान, हर किसी का दिल दुखा हुआ था जी। पेट्रोल अब इतना महंगा, 305 रुपये, डीजल 312 रुपये और इसके असरात आएंगे। लेकिन सुबह जब मैंने एक्शन देखा हुकूमत का, मैं हैरान हो गया। क्या इतनी ज़बरदस्त हुकूमत आज तक पहले नहीं आई कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा रात को होता है और सुबह बिल्कुल एक तेज़ एक्शन होता है ताकि रिलीफ दिया जा सके। मेरी मुराद है परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ जो एक्शन हुआ है, जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है, तो ये देखें कितनी हुकूमत में तेज़ी है कि आपने देखा नहीं किस तरह उन्होंने फिर गिरफ्तारियां की हैं और ये सारा एक्टिव हो गई हुकूमत। तो ये मेरा ख्याल है इससे बढ़कर क्या हो सकता है रिलीफ के? ये देखें ये क्या हो रहा है, हम ये काम कर रहे हैं। हो सकता है इससे तेल की कीमत कम हो जाए, क्या मालूम हमें इसका। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस तरह एंशिएंट रोम में भी गवर्नमेंट्स किया करती थी कि जैसे ही अवाम में इस्तराब पैदा हो या रोटी ना हो खाने के लिए या बदहाली आ जाए, तो एम्परर जो है वो गेम्स का ऐलान कर दिया करते थे ताकि थोड़ा सा टेम्पररी जो है ना वो तमाशा लग जाए, खुश हो जाएं लोग। ये मेरी फेवरेट मूवीज में से ग्लैडिएटर वो याद आ गई। उसमें भी हुआ बिल्कुल। तो आप आपस में लड़ाते जाओ। आप यहाँ भी देख लें कि ये जो आज सुबह से हुआ है ये भी एक गेम ही है, क्योंकि थ्रिल है ना, वो आवाम टीवी लगा कर देख रही है कि अब उन्हें गाड़ी से निकाला जा रहा है, अब इस्लामाबाद से पुलिस आ गई है लेने के लिए। तो ऑब्वियसली अच्छी डिस्ट्रैक्शन है जिस तरह से आपने मेंशन किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद ही इतनी बुरी सूरत हाल कभी हिस्टोरिकली हमने इकॉनमी के लिहाज से देखी है। जिस तरह से हम उस दिन भी बात कर रहे थे, खुर्रम हुसैन साहब की तरह के लोग जो ऑप्टिमिस्ट रहे हैं, जो 6 महीने पहले तक ये कह रहे थे डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता, वो अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वो मोमेंट आ गया है कि रिफॉर्म नहीं करेंगे तो पेरिश कर जाएंगे। अब इसके अलावा आप देखिए कि IMF की जो डील है, इसमें ये थी कि रुपए की कदर तकरीबन 8 से 9 महीने के दरमियान ये जो एग्रीमेंट है SBA, इसमें तकरीबन 20% डीवैल्यू हो जाएगा रुपी। लेकिन हमने इतनी स्पीड से ट्रैवल किया है कि 2 महीने में ही 10,5% रुपया डीवैल्यू हो चुका है। अब 9 महीने में 20% का चांस था, लेकिन हमने 2 महीने में ही 10% लूज़ कर दिया है। और इस एस्टिमेट के मुताबिक जब ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट मुकम्मल होगा तो रुपया 40% वैल्यू लूज़ कर देगा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स एंटायर वैल्यू। जिसका मतलब ये है कि एक रैपिड इन्फ्लेशन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। दूसरी तरफ जो बैंकरप्सी की सूरत हाल है वो तो हमारे सामने है, लेकिन ये जो खाने पीने की अशियाँ हों, ये पेट्रोल का मसला हो और ये सारी सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और आवाम का जो रिएक्शन है, जिस तरह से हमने देखा है, एहतजाज भी होते रहे हैं और एक सेंटिमेंट जो आवाम के अंदर पाया जा रहा है, वो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है और बेचैनी भी बहुत ज़्यादा है। और हमेशा इन सूरत हाल के अंदर जो रूल करने वाले लोग होते हैं उनके लिए बुरी खबर ये होती है कि फिर ऑर्डर मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो जो हम देख रहे हैं जिस स्पीड से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, हालांकि पिछली गवर्नमेंट के आने के बाद ये कहा जा रहा था कि सूरत हाल कंट्रोल हो जाएगी, हम सियासत नहीं रियासत बचा रहे हैं, हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी एक भी इंडिकेटर आप मेंशन कर सकते हैं जिसमें आप कोई ऐसा रिलीफ देकर गए हों
जिससे आवाम को उनके लिए कोई जो है वो सुख का सांस जिसमें हो, मुझे नज़र नहीं आता। तो ये हाल जो है इट्स वेरी वेरी डार्क। अच्छा, अब डिफ़ॉल्ट की जहाँ तक बात है मुज़म्मिल, लोग तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। यानी डिफ़ॉल्ट का मतलब यही है कि आप अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे, आप अपने बिल्स नहीं दे पा रहे। अब आप पेट्रोल किस तरह से करेंगे, बच्चों को स्कूल किस तरह से भेजेंगे, अब चॉइस करनी पड़ रही है कि अच्छा खुराक में हम कहाँ कहाँ कमी ला सकते हैं, चलें पहनने में ले आएंगे, लेकिन ट्रैवल में हम किस तरह से कमी ला सकते हैं, हम खुराक में से कौन सी चीज़ें कम कर सकते हैं, अच्छा बच्चों की स्कूलिंग में से अच्छा उसमें नहीं तो किसी और में, यहाँ तक चले गए। तो लोग तो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। लेकिन जहाँ हम देखते हैं जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। हालात इतने ख़राब नहीं हैं, मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप इस तरह का एहतजाज करें। क्योंकि उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, मैग्नीफाई किया जा रहा है चीज़ों को। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये ज़्यादा कोई मायूसी कह रहे हैं, जानबूझकर मायूसी फैलाई जा रही है? तो क्या ऐसा है जिस तरह आप कह रहे हैं जी, अब खुर्रम हुसैन साहब हों या जितने भी लोगों को मैं पढ़ रहा हूँ, जितने भी इकोनॉमिस्ट को हम देखते हैं, वो सब ये बता रहे हैं कि ये तो अब हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और उसको सही करने की तरफ भी नहीं जा रहे हैं। जिसकी एक मिसाल है कि पेट्रोल पर आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी बढ़ा दी। जहाँ आप चले कह रहे थे कि जी डॉलर ऊपर चला गया, इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस खैर इतनी ऊपर नहीं गई, $85 ये पर है बैरल, लेकिन आप ये कर सकते थे कि ये आप अमीर से लेने की कोशिश करते हैं। जिन सेक्टर्स पे अभी तक आप उस तरह से टैक्स नहीं लगाया, आप कॉर्पोरेट पे लगा रहे हैं, आप तनख्वाहदार पर लगा रहे हैं, जो बहुत आसान है, घर बैठे बैठे एफबीआर को कहीं कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आप डेवलपमेंट लेवी बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप IMF से कहे देखें जी हम ये सेक्टर हमने पकड़ लिया है, ये देखें हमने टैक्स चोरी पकड़ी, ये इतने की अरबों की पकड़ी, हम यहाँ से पकड़ रहे हैं, यहाँ हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो 60 रुपए ले रहे हैं हम वो 50 कर रहे हैं। तो इतनी कीमत ना बढ़ती। इसमें ये सीधा सीधा मसला जो है ना, ये क्लास एक्सप्लॉयटेशन का है। एक तबका दूसरे तबके का इस्तेहसाल कर रहा है, और इसीलिए जब भी उन्होंने पैसे वापस करने हों IMF को, तो वो अपनी जेबों की तरफ ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ उस गरीब आदमी की तरफ देखते हैं जो पहले ही सर्वाइव करने से कासिर है। और पाकिस्तान का सारा मसला, बार बार हम कहते हैं, ये एलीट कैप्चर है और एलीट कैप्चर ही रहेगा अनलेस के ये दोबारा से रीडिज़ाइन नहीं करते अपनी इकॉनमी को, जिसमें सारे फ़वाइद, सारी सब्सिडीज़, सारे इंसेंटिव और सारी जो मुफ्त इनको सर्विसेज मिलती हैं वो इनके लिए हैं, आवाम के लिए नहीं है। हम यही देखते हैं कि जैसे ही कोई जवाज़ पेश करने की बात की जाए तो कहा जाता है IMF का प्रोग्राम डिरेल हो जाएगा। तो IMF का प्रोग्राम तब डिरेल क्यों नहीं होता जब आपने अपने आप को टैक्स करना हो, जब आपने इंपोर्टर्स को टैक्स करना हो, जब आपने बड़े कारोबारी अफराद को टैक्स करना हो, जब आपने अपनी शुगर मिल्स को टैक्स करना हो। शब्बर ज़ैदी साहब का बयान आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी उन्होंने ये बताया, जैसे ही हम किसी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की बात करते थे, 10-15 अफराद का एक वफ्द आ जाया करता था और वो कहते थे कि यार आप हमारी इंडस्ट्री की तरफ ना आए प्लीज़, या रियल एस्टेट को करने की तरफ जाते थे, तो तब भी ताकतवर शख्सियात आ जाती, तो ये तो कारोबार बंद हो जाएगा। बिल्कुल अनटचेबल है ना। अगर ये अनटचेबल शख्सियात इस मुल्क के अंदर हैं और प्रेशर ग्रुप्स मौजूद हैं, रियल स्टेट का हो या शुगर माफिया हो, जिस पर रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ये चोरी करके अफगानिस्तान स्मगलिंग कर रहे हैं। अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है, 40% ज़ख़ीरा हमारा इल्लीगली अफगानिस्तान चला गया, और उसके बावजूद आपके पास स्मगलिंग रोकने का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। कल वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि स्मगलिंग बहुत बड़ा इशू है, इसको रिजॉल्व कैसे करना है, हमें भी पता है इशू है ये बड़ा, और ये इसका सोल्यूशन क्या है? थैले हैं, कोई बोरियां हैं, ये कोई ट्रक में ही जा सकती है ना, कोई साइकिल्स पे तो नहीं रखकर कोई एक एक बोरी ले जाकर कोई बॉर्डर क्रॉस करेगा। ये तो ट्रक्स में ही जा रहा है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि देखिए उसमें पता ही ना चले और जनाब ये स्मगलिंग होती रहे। हाँ, उसमें जिस तरह की गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है, तो वो आपके सामने ही है कि उनकी प्रायोरिटी इस वक्त क्या है। अब अगर कोई मैंडेट नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास कोई लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसीज़ नहीं होंगी, तो मुझे तो लगता है कि इलेक्शन जो है वो इनेविटेबल हो चुका है। अच्छा। वो करवाए बगैर आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट स्टेबलाइज होगी। इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल के अंदर जब आपको पता हो कि एक निगरान सेटअप आकर बैठा हुआ है, कोई 18 महीने कह रहा है, कोई फरवरी की बात कर रहा है, कोई कह रहा है इस साल करवा दो इलेक्शन, किसी को मालूम नहीं है करना क्या है। ये मार्केट्स की डिस्ट्रक्शन है। आप डेलिबरेटली इतनी पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को कि इसका रिएक्शन जो है वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रियलाइज़ करने की बात है काकड़ साहब को भी, इस सेटअप को भी, कि यू आर नॉट हेयर टू स्टे। आप ये करने नहीं आए यहाँ पे कि आपने इन सारे क्राइसिस को मैनेज करना है, आपने सिर्फ इलेक्शन को मैनेज करना है और किसी चीज़ को नहीं करना था कि उसके लिए हालात पैदा हो सकें। अगर ऐसी गवर्नमेंट नहीं आती जिसके पास 5 साल का मैंडेट है, जो रिफॉर्म कर सकती है, IMF से बात कर सकती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिफॉर्म कर सकती है, उसके बगैर कोई तब्दीली भी वो मुमकिन नहीं है। लेकिन मुज़म्मिल एक और इशू है, इस पर हमने आना है। अगली खबर जो हमने डिस्कस करनी है वो यही है कि इलेक्शन में थोड़ा सा एक जैसे इलेक्शन कमीशन ने हिला है कि अच्छा थोड़ा हम पहले फरवरी से शायद या फरवरी तक कोई इशारा तो मिल रहा है, वरना तो पता ही नहीं था। तो उस पर हम आते हैं। लेकिन जो हमें प्लान नज़र आ रहा है, जिस तरह का सेटअप हमें आइंदा नज़र आ रहा है
क्या वो मुश्किलात हल कर सकेगा? यानी एक मखलूत हुकूमत फिर से जो हम पहले देखते रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तो नहीं लग रहा कि आ सकेगी, या उस तरह की प्लानिंग नहीं हमें नजर आ रही, फिर वही मसाइल रहेंगे। अभी तो बात यह है कि इमीडिएट तो लोगों का मसला यह है कि अभी 1 सितंबर है, 15 सितंबर को भी पेशगोई ये होगी कि डॉलर ऊपर जाएगा, डॉलर में हमने खरीदारी करनी है पेट्रोल की, और IMF की शराइत वहीं की वहीं है। तो क्या मतलब अब ये 305 से भी फिर हम ऊपर जाता देखेंगे? देखें, इसमें तो वो उमर चीमा साहब का अभी जो उन्होंने वो न्यूज़ पीस अपना किया है, इस पर तजिया भी किया है, तो उनका तो ये कहना है कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ इस गारंटी पे पैसे मिलेंगे कि नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आया जाए। तो अगर उनकी बात सुन ली जाए तो फिर तो लगता तो इस तरह है कि शायद 2/3 अक्सरियत से नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अगर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो क्लोज एलाइज हैं, जो जिनसे टाइज अच्छे हैं पाकिस्तान के, उसमें वो एजाज साहब लीड रोल की बात करें, उमर चीमा साहब जी, वो लीड रोल की बात करें, यानी वही जो शहबाज शरीफ जहां थे शायद वहां पर नवाज शरीफ साहब नजर आ जाए। मुझे नहीं लगा उनकी बातों से कि 2/3 अक्सरियत है, लेकिन मैं वैसे ये बता रहा हूँ कि अगर वो ये कह रहे हैं दिलवाद ने जी 2/3, बिल्कुल हाँ, तो आपको अगर लगता ये है कि अगर ये शर्त रख दी गई है आलमी कम्युनिटी की जानिब से, जो मुझे नहीं लगता ऐसा है, वो मुझे लगता है एग्जैजरेटेड है जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। उसकी वजह कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी फेलियर रहा है पिछले चंद सालों के अंदर, उसको कोई एक शख्स आके एकदम से इस तरह रिज्यूम कर दे और उसको गारंटीज़ भी मिल रही हैं, इतनी स्टेज पे नहीं हो सकता कि सारी इकॉनमी नवाज शरीफ साहब से मशरूत कर दी गई है। तो अगर उसको मान भी लें तो नेशनल गवर्नमेंट का जो आपने सवाल किया है ना, देखें पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री निज़ाम है ना, जो ब्रिटेन के अंदर है, पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी चलती है, अब उसके अंदर मैंडेट अगर आपके पास क्लियर ना हो तो आप हॉस्टेज बन जाते हैं। क्या किया तहरीक इंसाफ ने कि सिर्फ 7-8 MNAs की मोहताज रही जो मुत्तहिदा के थे, इसीलिए एक बिल पास करवाने के लिए हर मरतबा हेडेक का सामना था, सर दर्द था सिर्फ कि अब इसको मैनेज कर दें, इसको बुला दें। तो नेशनल गवर्नमेंट तो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। या उसके बाद जो PDM आई वही सब लोग उस तरफ चले गए, बिल्कुल, वो भी कोई 16 महीने में कुछ नहीं हम देख सकते। बिल्कुल, आप देख लीजिए इरफान सदीकी साहब क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी ये एक बिरयानी की देग थी और उसमें हर किसी ने अपना अपना हिस्सा खाया, और एंड पे ये मत कहें कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उनका कह दिया हमारी तो नून लीग की तो हुकूमत ही नहीं थी। जी, उन्होंने डिनाई कर दिया। तो यही बात है ना कि अगर क्लियर मैंडेट नहीं होगा तो आप ब्लेम गेम करते रहेंगे। जहां आपसे कोई गलती हुई है आप कहेंगे ये इत्तेहादियों की वजह से हुई है। तो हमें तो ये ब्लेम गेम नहीं चाहिए ना। 70 साल से यही कर रहे हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, किसी और को ब्लेम करना है। तो क्लियर मेजॉरिटी की जो गवर्नमेंट होती है वो फैसले करने में आज़ाद होती है और वो उस पोजीशन में होती है कि वो रिफॉर्म कर सके। तो नेशनल गवर्नमेंट का आइडिया जो मुझे लगता है हिस्ट्री यही बताती है कि वो कभी कामयाब नहीं होने वाला। अब इलेक्शंस की अगर बात करें तो पहली दफ़ा हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं जी, मीटिंग्स हो रही हैं। अब हल्का बंदियों को उन्होंने कहा है कि हम अब 30 नवंबर तक ये काम मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद जल्द अज जल्द हम फिर इलेक्शन की अनाउंसमेंट की तरफ आ जाएंगे। तो अगर 30 नवंबर की बात है तो शायद फिर उसके बाद दिसंबर नहीं, जनवरी फरवरी तक एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। देखें, इसमें जो टोटल रियायत हुई है ना वो 2 हफ्ते की हुई है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा जॉइंट लीप है। उसकी वजह ये कि पहले 14 दिसंबर की तारीख दी थी इन्होंने कि 14 दिसंबर तक हम जो है वो हल्का बंदियाँ वो हो जाएंगी। अब अगर 2 हफ्ते आप पहले ले आए हैं उससे कोई बड़ा फ़र्क तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का कल रूलिंग जो देखी है उसके अंदर जो एक विंडो छोड़ी गई है कि अगर आपने इससे भी आगे लेकर जाने हैं तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा और यहाँ से शायद आपको परमिशन मिल जाए। जो कि हैरान को ना, उसकी वजह ये है कि कोर्ट के पास इतना मैंडेट तो नहीं होना चाहिए कि वो तमाम मुल्क के फ़ैसले करे बैठ के। उनका काम तो सिर्फ ये है कि अगर कोई डिस्प्यूट इमर्ज करता है तो उसको रिजॉल्व करने में या कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट करने में हेल्प कर सकें। तो अगर ये सूरत हाल बनती है तो इस पर फ़ाद हुसैन साहब कह चुके हैं कि अगर इलेक्शन डिले होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से होगा आने वाले दौर में। तो जो लगता भी है कि अगर कोई डिलेइंग टैक्टिक का प्लान है तो वो सिर्फ वहीं से होगा और इसकी कोई गुंजाइश बचती नहीं है। फरवरी से आगे आप कैसे लेके जाएंगे? ना इलेक्टोरल कॉलेज है, ना कोई और चीज़ है आपके पास। तो वो एक वाहिद रास्ता जो नज़र आता है अब भी, जो उन लोगों को जैसे PDM के बहुत से लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, जिनके लिए सूटेबल है शायद कि ये और डिले हो जाए, हमें और वक्त। वाहिद जमात रह गई है जो अब भी यानी कह रही है फरवरी में, बाकी सब 90 दिन पीपल्स पार्टी तो क्लियर है इस पे। पीपल्स पार्टी तो क्लियर है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी का जो हनीमून पीरियड था वो ख़त्म हो गया। आप देख लीजिए कि जो बातें की जा रही हैं नो फ्लाई जोन में कौन कौन लोग हैं। जरदारी साहब के बड़े क्लोज एक दोस्त कराची एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, उनको फ्लाई करने की परमिशन नहीं मिलती, बड़ा मेहनत से उनको बाहर ले जाया जाता है। उसके बाद इसके अलावा जो निगरान वजारत उज़्मा के हवाले से पीपल्स पार्टी ने स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि पहले ही ऐलान करवा दिए कि गिलानी साहब बनने लगे हैं,
उससे उनको नुकसान हुआ, क्योंकि जो पावरफुल क्वार्टर जिलानी साहब जी, तो उससे नुकसान ये हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि अच्छा ये तो ओवर कॉन्फिडेंस है ना कि आप बगैर कंफर्मेशन के, आप जान के मीडिया प्रेशर टैक्टिक भी था कर रहे हैं हल्कों पर डालने के लिए ऐलान कर दिया, अब तो ये करना पड़ेगा ना। तो उस ऐलान का खमियाजा ये है कि फिर थोड़ी दूरी मेंटेन हो गई है। और ट्रिब्यून में भी ये स्टोरी छप चुकी है कि जो केयर टेकर सेटअप आया है उसमें जो बातें थी उस तरह से नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अब ये पीपल्स पार्टी ने भी अपनी तरफ से अब एक पुश। आप देख लीजिए, नून लीग की 2 शख्सियात कम से कम इस सेटअप का हिस्सा हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का वो सेंट्रल रोल कहीं पे दिखाई नहीं देता। तो ऑब्वियसली वो तो बड़े क्लियर हैं इस मामले को लेकर के अब उनको जमहूरियत ही याद करनी पड़ेगी और वो उस पर मुतालबा करना पड़ेगा। लेकिन PMLN का जहाँ तक ताल्लुक है, तो अगर नवाज शरीफ साहब का, अगर हम उमर चीमा साहब की बात मान भी लें कि इतना मैंडेट उनको मिलना है और उन्हें वापस आना, तो फिर आ जाए। तो अक्टूबर से भी आप आगे चला गया काम। नहीं, फिर तो उसामा आपको भी चाहिए कि उनको वेलकम करने जाएं एयरपोर्ट पे, अगर इतनी गारंटीज हैं कि इकॉनमी ठीक हो जाएगी तो फिर हाँ जी और क्या चाहिए। मुल्क ठीक कर सकता है जी, हम तो कहेंगे बड़ी मेहरबानी, लेकिन ये हो नहीं सका अब तक। जो भी उनके दावे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं नाम बदल देना, मैं कपड़े बेचकर आटा आपको सस्ता दूंगा। मरियम साहिबा ने भी कहा हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, इरफान सदीकी साहब ने भी कहा। तो बड़ा आसान है कि आए आप सारी चीजें एंजॉय करें। तो ये तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी प्रिय कहते हैं कि जनाब मैं जरूर था लेकिन इख्तियार मेरे पास नहीं था। बस यही तो ये तो सारे हुकूमत में आके यही कहने लग जाते हैं। कोई कहता है जी हमारी हुकूमत ही नहीं थी, कोई कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं था, कोई कहता है जी वो मैं तो फलां को बनाने पे था, कोई ना कोई माफिया आ जाता था, मैं GIT बनाता था तो मेरी हुकूमत ही गिर जाती थी। यहाँ तो फिर कोई ओनरशिप लेने को तैयार ही नहीं होता। और अगर अभी कौमी हुकूमत आ जाए तो फिर क्या होगा, ये आप सोच लें। अच्छा, अब मियां नवाज शरीफ साहब का ये ना हो कि अब वो अक्टूबर से भी आगे चले गए हैं, उनको पता नहीं वो माहौल नहीं मिल रहा, क्या वो समझते हैं कि कुछ अर्सा गुजर जाएगा तो जिस तरह ये इरफान सिद्दीकी साहब, क्योंकि थिंक टैंक भी है ना, एक वो कॉलम भी बड़े कॉलम नवीस रहे हैं बहुत बड़े, तो वो थिंक टैंक में शामिल है, तो उनको बता रहे हैं कि थोड़ा डिले हो जाएगा तो लोग भूल जाएंगे, हम डिसोन करेंगे गवर्नमेंट को और उसके बाद हम कहेंगे देखें हमारे दौर में देखा कितना बेहतर था, अब 6 महीने गुजर के हैं या 9 माह या 1 साल, तो अब आपको हमारी याद आ रही है, तो फिर उस वक्त हम इलेक्शंस में आए। क्योंकि लगता यह है कि मियाँ साहब इसलिए भी नहीं आ रहे कि आकर कहेंगे क्या, जो मतलब ये खुदा न खास्ता कि अक्टूबर के बाद अगर जाते हैं हम तो हमें तो लग रहा है कि 350 तक पेट्रोल होगा, डॉलर जो है 350 पर होगा, महंगाई जो है आज अगर 30% है 40% पर होगी, वो तो फिर आकर क्या कहेंगे कि भूलने वाली करने आए, अगर भूलने वाली एक्सपेक्टेशन है वो तो बिल्कुल फ्लॉड है। उसकी वजह ये कि कैसे भूलेंगे अगर दिन ब दिन जो पाकिस्तान के अंदर ज़िंदा रहना एक लोअर क्लास तबके के लिए मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। वो देख रहे हैं कि एलीट कैप्चर है यहाँ पे, वो देख रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स ख़त्म नहीं हो रहे, वो देख रहे हैं कि यहाँ पे ख़ानदानों के ख़ानदान जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पैसों के ऊपर यूरोप के ट्रिप्स हो रहे हैं। तो उसके बाद भूलने का सवाल पैदा नहीं होता। मैंने इस तरह का आउटरीच या एहतजाज नहीं देखा जो रिसेंटली पाकिस्तान में 1 हफ़्ते या 10 दिन के दौरान हुआ है। तो इससे तो मामलात बिल्कुल उलट समत में जा रहे हैं। अगर उनको लगे हैं लोग, उनको तो मज़ीद याद दिला रहे हैं कि आप कर कर क्या गए हैं यहाँ पे। तो लगता नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी काम करने वाली है। हाँ, अगर वो आते हैं तो नैरेटिव वही होगा कि 2017 में मैं 6% की ग्रोथ छोड़ कर गया, 2017 में हम दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट में से एक बनने लगे थे, हमने IMF को खुदा हाफिज़ कह दिया था, लेकिन तो वहाँ पर आके साजिश हुई और उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन का दौर शुरू हो गया, अब हमने वहीं से रिज्यूम करना है। तो वो पिछले 1.5 साल की गवर्नमेंट को ओन नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उसकी वजह कि उस दौरान कोई भी एक ऐसा बेंचमार्क जो इन्होंने अपने लिए खुद सेट किया था कि हम आकर बचा लेंगे, वो उसको अबूर नहीं कर सके। मसला ये आ जाता है कि ठीक है कि आम आदमी के लिए उस वक्त बहुत बेहतरी थी, लेकिन आप मईशतदान किसी से भी पूछें तो कहेंगे वो इसहाक डार साहब का दौर बहुत बुरा था और आप एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, जो आपको CPEC से डॉलर्स आ रहे थे उसके जरिए वो सिर्फ डॉलर को उन्होंने पैग लगाया हुआ था, मेंटेन किया हुआ था जी, 100 रुपये से ऊपर नहीं जाने देना, और ये उनकी टोटल कारकर्दगी थी। कोई इंडस्ट्री उस तरह से नहीं लग सकी। हाँ जी, सड़कों वगैरह का हुआ, जो पावर प्लांट्स लगाए गए आज हम उनको पे करने के काबिल नहीं रहे। और वो कोई आप चाइना ने आपको कोई कनपट्टी पर बंदूक रख के नहीं वो पावर प्लांट्स लगवाए थे, आपने प्लान दिया था कि हाँ जी ये आपने मेट्रो ट्रेन बना दें हमें आकर, जनाब साहिवाल में आप कोल पावर प्लांट लगा दें, कोल वहां से आता रहेगा जी, इंपोर्ट कर लेंगे, तो सारे तो आपने किए थे। तो वो भी एक डिबेट रहेगी। मगर बात यह है मुजम्मिल के तकरीबन 2004 का आप कह लें तो उस वक्त एक नया समझ लें कि जर्नलिज्म में कदम रखा, लेकिन प्रैक्टिकली अब 2007 कहते हैं, तो मुझे अब तकरीबन 19-20 साल हो गए हैं। और उससे पहले स्टूडेंट लाइफ भी देख लें जहाँ आपको पता होता है, आप चीज़ें पढ़ते हैं समझते हैं। मैंने ऐसे हालात नहीं देखे, दहशतगर्दी हम लोग रिपोर्ट करते रहे, इतने खौफनाक हालात, बहुत मुश्किल होता है। अब भी आज कोई पूछता है मुझसे कि जी क्या सबसे टफ टाइम था बतौर जर्नलिस्ट, तो मैं वही बताता हूँ कि जब हमें इस तरह की खबरें देनी पड़ती थी। तो आज भी अभी देखिए हमारे नौजवान शहीद हो गए जिस तरह सुसाइड बॉम्बिंग में, बड़े बुरे हालात।
लेकिन मईशत को मैंने इतने बुरे हालात में यकीन जाने कभी नहीं देखा। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम 71 का था, ज़ाहिर है जब जंग लगती है बड़े मसाइल होते हैं, जब पाकिस्तान बना बहुत ज़्यादा मसाइल थे 1947-48 में, लेकिन इस वक्त जो माहौल है उस वक्त एक उम्मीद थी, अच्छा जी अभी मुल्क बना है, बड़े मसाइल हैं, एक बिल्डअप हो। देखें उसमें आज तो एक टोटल कोलैप्स नजर आ रहा है, टोटल कोलैप्स। बिल्कुल, उसकी वजह देखें ना, ये अब अगर हम लेट 90s की भी अगर हम बात करें, जिस दौरान फॉरेन करेंसी अकाउंट इन्होंने सीज कर दिए थे, वो न्यूक्लियर टेस्ट का रिएक्शन के उससे पहले एम्बार्गोज लग गए, वो प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट के नाम से जो यूएस सेनेट की तरफ से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से, या फिर जो प्रोलिफरेशन हम लोग कर रहे थे, अब वो उसके नताइज थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी ने बड़ा टफ टाइम फेस किया उस दौर के अंदर, और फॉरेन करेंसी अकाउंट बंद करने पड़े। आपके यहाँ पे सूरत हाल ऐसी थी कि अकाउंट में तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर बचे थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान के एक पॉलिसी इनिशिएटिव से था। इस मरतबा जो हो रहा है उसका सारा ताल्लुक जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक और इंटरनल कोलैप्स की वजह से है, और यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि पे दर पे हुकूमतें आती हैं, कोई कहता है मेरे पास मैंडेट नहीं है, कोई कहता है मुझे निकाल दिया गया। तो ये जो इस मरतबा का क्राइसिस है, इसको आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब जो अमेरिका का जिक्र करते हैं तो इसमें अजीब बात है कि डिक्टेटरशिप जब भी रही तो अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहते हैं। जब डिक्टेटरशिप नहीं होती तो तब, अब ये भी नहीं मैं कह सकता कि अमरीत मुल्क में आ जाए तो जनाब हम कहें जी अमेरिका फिर हमें कोई डॉलर देगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरा मकसद ये नहीं है कहने का, लेकिन बात अब ये भी नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते, हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। क्या ये देखेंगे हाँ जी यहाँ कोई अमरीत आ जाएगी, अमेरिका हमें फिर डॉलर देगा और हम फिर कुछ अरसे के लिए गुजारा कर लेंगे? नहीं, कुछ अब करना पड़ेगा, सबको मिलकर बैठ कर करना पड़ेगा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हल हैं तो उसकी तरफ जाना है तो वो करना होगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बड़े टाकरे की। कल पाक भारत टाकरा है जनाब, एशिया कप है, और इस बारे में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। एशिया कप 2023 पाकिस्तान और भारत का कल मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच होता है तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मैच देखा जा रहा होता है या जो खेल देखा जा रहा है तो पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच ही होता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कोच मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ हैं। मोहसिन हसन खान साहब, कल के मैच के बारे में हर कोई जानना चाहता है, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? पहले तो ये बताएं, कैसा मैच देख रहे हैं कल का? देखिए, मेरे हिसाब से उसामा मैच तो बराबर का है टू स्टार्ट विद। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमें काफी मजबूत हैं, बैलेंस्ड हैं, और अब ये देखना है कि प्रेडिक्शन मैं इसलिए नहीं करूंगा कि मेरा दिल तो यही कहेगा कि आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान जीते, लेकिन मैं सिर्फ एक बात हमेशा कहता हूँ कि आई होप पाकिस्तान इंशाल्लाह जीते और अच्छी क्रिकेट खेल के जीते, और हमें बहुत समझदारी से क्रिकेट खेलना पड़ेगी, इसलिए सामने वाली टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोहसिन साहब, इससे पहले एशिया कप की अगर हिस्ट्री की बात करें, विराट कोहली को अगर हम देखें 181 मरतबा कर चुके हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो हर मरतबा सबसे बड़ी हिंड्रेंस जो होती है ना पाकिस्तान के लिए वही होती है। तो बॉलर्स के लिए क्या एडवाइस होगी आपकी कि उनको कैसे टैकल करें? देखिए, मेरे हिसाब से उनके पास भी 3-4 जबरदस्त बैट्समैन हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन जो 3-4 टॉप के हैं तो उसके लिए ये है कि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि वो नहीं करना चाहिए कि किसी एक के ऊपर इतना हो करें। आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने का नहीं है। आप ये उसको इतनी इंपॉर्टेंस ही ना दें विराट कोहली को कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंडियंस बनेगा। नो डाउट ही इज अ ग्रेट प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह हमारा बाबर एक ग्रेट प्लेयर है, वो भी बहुत ग्रेट प्लेयर है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि उसामा जबरदस्ती का प्रेशर उसके ऊपर मत ले। वो भी बहुत दफा जल्दी स्कोर पे आउट हो चुका है, पाकिस्तान के खिलाफ भी आउट हो चुका है, उसने एक बड़ा स्कोर किया है। तो लेकिन आमतौर पे मैंने देखा पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रगल करता है, इसलिए प्रेशर और पूरी ऑल टुगेदर जो है ना टीम को देखना पड़े। ये ना हो कि विराट कोहली को हम आउट करके ये समझे कि हम मैच जीत गए, ऐसा नहीं है। इसलिए उनके पास बैट्समैन में एक बड़ी चीज है, मैं जिसको जरूर यहाँ मेंशन करूंगा कि उनके बैट्समैनों का डिफेंस बहुत अच्छा है। जहाँ वो देखते हैं कि प्रेशर अंडर प्रेशर आ गए तो उसको क्या कर लेते हैं कि आराम से वो कोशिश करते हैं कि हम इसको वो ना होने दें, अच्छा अपने हाथ से गेम ना जाए। जी। अब ये चीजें हैं जारी के देखने वाली हैं, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग उसामा दोनों टीमें मजबूत हैं और जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा लाइक ए सेट के
प्रे टू अल्लाह कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते, लेकिन जी जी जीतने के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी। बिकॉज आप एक तो मैच में भी टेंशन होती है, आपको पता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में। अब टेंशन को एक और चीज है कि प्रेशर को दोनों टीमों में से कल के दिन कौन बेहतर हैंडल करता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, हिस्टोरिकली हमेशा कहा जाता है पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक हमेशा भारत से बेहतर रहा है। इस दफा बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान वनडे टीम इस वक्त टॉप नंबर 1 टीम है वर्ल्ड में रैंकिंग में, और कहा जा रहा है इसी कम्बिनेशन जिससे हमने अभी नेपाल के साथ या दीगर पहले मैचेस कुछ खेले हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, वही कंटिन्यू करेगा। तो फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, आपको लगता है कि उनको अभी भी चांस देना चाहिए? देखिए, फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है कि अगर मैं टीम के साथ होता, कोच होता, मैं उस लड़के को ड्रॉप नहीं करता। इन्होंने उसके साथ गड़बड़ ये की है कि 2 मैच उसके खराब गए। वो ऐसा प्लेयर है कि 100 करता है, 150 करता है 50 ओवर की क्रिकेट में आमतौर पे। तो ऐसे प्लेयर को जब आप टीम से अंदर डालेंगे निकालेंगे, अंदर डालेंगे निकालेंगे, तो उससे बहुत डिस्टर्बेंस आ जाती है। प्लेयर जो है मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अब या तो आप उसको स्क्वाड में ना रखें, अगर आप फील करते हैं कि ये रिलायबल प्लेयर नहीं है तो आप उसको स्क्वाड में ना रखें, और रखें तो उसको पूरा ड्यू चांस दें कि भाई तुम खेलो अपना गेम जाके, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ 1-2 चीजें होती है बताना होती है कि तुमने 50 ओवर की क्रिकेट खेल लो, तुम 5 ओवर की क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो अपने आप को कोशिश करो कि तुम 50 ओवर की इनिंग्स खेलो जिसमें तुम 100 भी कर सकते हो, 150 भी कर सकते हो। ये चीजें होती हैं उसामा, जो एक कोच यहाँ बहुत काम आता है प्लेयर को मेंटली टफ करने में, कि देखो बेटा तुम्हारा ये पोटेंशियल है, तुम्हारी ये क्वालिटी है, तुम्हारा ये कैलिबर है, इसको खराब ना करो, कोशिश करो तुम अच्छी बॉल पे आउट हो जाओ, नो प्रॉब्लम। गंदी शॉट खेल के तुमने आउट नहीं होना है, इसलिए टीम के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। आ जाओ तुम खेलो अपना। तो बहरहाल ये चीजें होती हैं। और मैं अगर कोच होता तो उस समय मैं इस लड़के को अगर ये 2-0 भी करता, मैं इसको तीसरा मैच खिलाता। जी मुज़म्मिल साहब, कंडीशन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ भी खेली श्रीलंका में, उसके बाद लंकन प्रीमियर लीग में भी बाबर ने पार्टिसिपेट किया। तो आपको लगता है कि एज होगा पाकिस्तान का 1.5-2 महीने से वहाँ खेलने का? और दूसरी चीज़ जो जसप्रीत बुमराह का जो फैक्टर है, उनका रिटर्न, वो इंडिया और पाकिस्तान को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा मैच में? देखिए, अभी सामान्य बात की थी कि पाकिस्तान का पेस अटैक, इंडिया के पेस अटैक को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। वो दिन गए कि उनके पास फास्ट बॉलर नहीं होते, उनके पास बड़े अच्छे फास्ट बॉलर शुरू हो गए, और 1 नहीं होते, 2 नहीं होते, 3-3, 4-4 होते। 150 वाला तो नहीं है सर वैसे अभी जी 150 kph वाला तो अब भी शायद नहीं है। नहीं, 150 को आप क्या करेंगे अगर आप आउट नहीं कर रहे हैं और आपको मार पड़ रही है? Obviously. ये बताएं ना आप मुझे। और देखिए, आजकल वो जमाने गए कि जब स्पीड से लोग डरते, कि मैं आपको और बता दूं कि वो जमाने गए, इसलिए कि अब तो आपको पता है सबके पास गियर होता है। आप इस जैसे राइट हैंडर बैट्समैन है तो टो से लेके लेफ्ट ऊपर, चेस्ट गार्ड, पैड, थाई पैड, उसके बाद हेलमेट, वो अब लोग नहीं डरते। और ये इंडियंस को जो ये मेंटली बहुत इनको टफ किया गया है। क्विकली आपको राज बता रहा हूँ, इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेंटली ये लोग काफी टफ नहीं थे, डरपोक थे। ये लोग फौरन इनका सर गिर जाता था नीचे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। इन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियन बड़े एग्रेसिव होते हैं, अच्छे तो क्रिकेटर होते हैं। 2 क्रिकेटर उन्होंने बुलाए, डेनिस लिली, कॉर्टनी मार्श। उन्होंने कहा एकेडमी में तुम इनको क्रिकेट तो सिखाओ, तुम इनको मेंटल टफनेस दो। उन्होंने ऐसा इनको मेंटल, आपने कभी इंडियन क्रिकेटर्स को घूरी मारते हुए देखा था पास्ट में? नहीं देखा होगा। अब वो घूरते हैं तो सामने खड़े हो जाते हैं अगर कोई ऐसी उल्टी सीधी बात। पहले ये बिल्कुल नहीं करते थे, मुंह झुका के चले जाते थे नीचे। तो ये चीज उन्होंने उनमें डाल दी है, एग्रेसिवनेस भी आ गई है, बदतमीजी नहीं आई है। और एग्रेसिव होना चाहिए ऑपोजिशन को, या आपको ये इंप्रेशन देना चाहिए कि तुम बहुत अच्छे होगे लेकिन हम किसी से कम नहीं है। बेशक। अच्छा सर, ये बताएं कि पाकिस्तान की अब डेप्थ हम बड़ी देख रहे हैं, हमारे पास ऑलराउंडर भी बड़े अच्छे हैं, शादाब खान है, नीचे तक हमारी बैटिंग एक तरह से जारी होती है। यानी आप देखिए मोहम्मद नवाज़ बहुत अच्छा खेलते हैं, इफ्तिखार को हम देख रहे हैं फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। फिर शाहीन अफरीदी भी आपको पता है कि डेथ ओवर्स में बड़े अच्छे शॉट्स मार लेते हैं, तो वो भी आखिरी नंबर पर खेल रहे होते हैं। तो ये भी आप समझते हैं कि हमारे एज है? माजी में हमने कम ऐसा देखा है कि हमारे इतने अच्छे ऑलराउंडर भी हों और 7वें 8वें नंबर तक बैटिंग नज़र आ रही हो। बिल्कुल सही कहा आपने उसामा, बिल्कुल सही कहा आपने। नसीम शाह भी है जो आके 11 नंबर पे विनिंग शॉट्स खेल लेता है।
स्पेशली अगेंस्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ये है कि इसमें टैलेंट है। मैं ऑनेस्टली अगर आप मेरे दिल की बात पूछें उसामा, पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन अगर आप देखें, बैटिंग लाइनअप, पेस अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक और ये अपना स्पिन अटैक, सब है हमारे पास, सारा मटेरियल है हमारे पास। अब उसको यूटिलाइज किस तरह करते हैं? अगर उनका जल्दी आउट होते हैं, 2 जल्दी आउट होते हैं या 3 जल्दी आउट होते हैं, तो उनको उस जो आपने जकड़ा है उनको उससे निकलने ना दें। ये है सारी चीज कि आपने ऐसी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग रखें अपनी जाए, और ये ना करें कि खुद अगर उनके 2 या 3 आउट हो जाते हैं जल्दी, तो आप लो अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, पता लगा वो उन्होंने 200-250 कर दिए। ये चीज ना करें। और मैं ये समझता हूँ कि कल के मैच में अगर 200 भी स्कोर होगा तो वो प्रेशर की वजह से एक ठीक ठाक स्कोर होगा जिसको दोनों टीमें यूटिलाइज करेंगी पूरी तरह। कॉन्फिडेंस बड़ी अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज है। तो कॉन्फिडेंस रखें हर प्लेयर अपने। मैं आई एम श्योर के कैप्टन और कोच ये लड़कों को कहेगा कि बेटा हमने उतरना है कॉन्फिडेंस के साथ जीत के लिए। हार का वर्ड अपने दिमाग से निकाल दें। हार भी कोई चीज होती नहीं, हार के हम जीत के लिए ग्राउंड पे जा रहे हैं, उस डिटर्मिनेशन से खेलें। और पाकिस्तान के पास जैसे मैंने आपसे कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पोटेंशियल है ऊपर से लेकर नीचे तक हर डिपार्टमेंट में। एक डिपार्टमेंट में जो हम लैग कर रहे हैं इतने सालों से, जिसको मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, जब मैं कोच था तो मैंने इसके ऊपर इतनी कंसंट्रेशन की थी, फील्डिंग डिपार्टमेंट। फील्डिंग डिपार्टमेंट में यकीन कीजिए खराब फील्डिंग आपको मैच हरवा देती है जीता हुआ, अच्छी फील्डिंग आपको हारा हुआ मैच जिता देती है। आपने आउटस्टैंडिंग कुछ कैचेस कर दिए, डाइव मार के रन रोक लिया, बस सोचिए 4 रन का शॉट मारा बैट्समैन ने, आपने रोक लिया उसे या उसे मुश्किल से 1 रन दिया, ये प्रेशर पड़ता है कि ये तो मुझे रन ही नहीं दे रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ा काउंट करती हैं, स्पेशली बड़े मैच में और 2 बड़ी टीमों के सामने। ये छोटी छोटी बातें मैटर आप देखिएगा उसामा। अब कल अब इंशाल्लाह जब मैच होगा, मैं फिर कह रहा हूँ इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हमारा कॉम्बिनेशन तगड़ा है, लेकिन हमें ये शो करना है ग्राउंड के ऊपर कि हम आपसे बेहतर हैं। सर एक जो स्पॉइलर है वो ये है कि 80% चांस कहा जा रहा है बारिश का भी पाले केल में ना, तो अगर वो उस सिचुएशन में ओवर्स मजीद लिमिट होते हैं, उसका एज किसको जाएगा आपको लगता है? देखिए अगर बारिश से श्रीलंका में तो काफी होती है, इसमें मैं अभी रख रहा हूँ कि बारिश ने इंटरप्ट नहीं किया। ये भी हो सकता है कि बारिश की वजह से गेम रुके फिर शुरू हो, रुके फिर शुरू हो। आई होप कि बारिश ना हो, लेकिन श्रीलंका में बारिश हो रही है। मैं अभी तक हैरान हूँ टूर्नामेंट में कि बारिश क्यों नहीं हो रही, बिकॉज श्रीलंका में ठीक ठाक बारिश हो रही है। तो लेकिन ये कि जो प्रेडिक्शन है वेदर फोरकास्ट जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि बारिश की। और मैं ये चाह रहा हूँ कि या तो अगर बारिश होनी है तो पूरा दिन ऐसे ही हो कि मैच ही ना खेली जाए, लेकिन अगर इन एंड आउट वाला होगा कि टीम गई अंदर, फिर 5 ओवर के बाद फिर बारिश हो गई, फिर ऐसे आगे इस तरह, और इससे ओवर भी कम हो जाएंगे लूज के हवाले से। हाँ, तो एडवांटेज बड़ा कम हो जाता, फिर मज़ा एक ख़राब हो जाता है। लेकिन पिच के बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो ये बताइएगा कैंडी की पिच के हवाले से, चूँकि हम तो ज़ाहिर है बात करें मफरूज़े पर, अगर बारिश हुई तो फिर, अगर बारिश ना हुई तो ज़ाहिर है फिर पिच का भी एक फैक्टर आता है। और दूसरा सर, बाबर आजम और रोहित शर्मा एज अ कैप्टन आप क्या कहेंगे बाबर आजम के बारे में? बाबर आजम में अभी तक मैं कैप्टनसी में थोड़ी सी कमी देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। अच्छा, वो सर किस लिहाज से? लेकिन वो माशाल्लाह इतना आउटस्टैंडिंग प्लेयर है और दिन ब दिन वो सीख रहा है, बेहतर से बेहतर हो रहा है। ये है रोहित शर्मा, कोई आउटस्टैंडिंग कैप्टन नहीं है, बट ही इज अ गुड कैप्टन। तो कैप्टन के लिए कोई इतना वास्ट डिफरेंस नहीं है दोनों में कि रोहित बहुत अच्छा है या बाबर बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये है कि दोनों ठीक है, दोनों अच्छे हैं। जब तक टीम अच्छा खेलेगी तो वो उनकी कैप्टनसी भी अच्छा चलेगी। कैप्टन वो होता है, देखिए अच्छा उसामा, अगेन मैं ये कहूँगा बाबर मेरा बहुत फेवरेट है। आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन कैप्टनसी करना वो कैप्टनसी वो होती है जो मुश्किल वक्त में आपको मुश्किलात से निकाले, बॉलिंग चेंजेस करके, फील्ड चेंजेस करके। ये सारे, एक तो सामने वाले की पार्टनरशिप हो रही है तो आप चेंजेस करके बैट्समैन को मेंटली डिस्टर्ब करें, अरे ये फील्डर यहाँ गया, ये वहाँ चला गया, इस तरह सोचते गिमिक्री करनी पड़ती है आपने, ये कैप्टन नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो कैप्टन थे सबसे बेहतरीन मेरे हिसाब से अभी तक जो कैप्टन आए वो मुश्ताक मोहम्मद
मुश्ताक मोहम्मद वाज अ जीनियस उसामा। उसका इमरान खान हमारा बहुत जबरदस्त कैप्टन था, उसमें कोई शक नहीं है, उसने जीत के भी दिखाया, उसने टीम को लड़ाया। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट थे ना वो मुश्ताक मोहम्मद के बहुत अच्छे थे। तो कैप्टन दोनों ठीक हैं। और ये मैच हमारा कल कैंडी में है ना? जी 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 सर, बिल्कुल कैंडी में। अच्छा, वहाँ एक और बात है कि वहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो वहाँ में पिच में थोड़ी सॉफ्टनेस होती है। सॉफ्टनेस से इसकी वजह से वो फास्ट बॉलर का गेंद एक तो स्विंग हो रहा है, ह्यूमिडिटी की वजह से हवा में, और ऑफ द पिच पड़ के मूव हो रहा है। ये चीज़ आसान नहीं होती बैट्समैनों के लिए। आई होप कि हमारे फास्ट बॉलर इसको कैपिटलाइज करेंगे, और अगर हमारे फास्ट बॉलर से अच्छा स्टार्ट दे दिया तो फिर बजाय रिलैक्स होने के ऐसा उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, वो मर के अगर करेंगे तो 150 या 200 गए कि ये तो हमें रन ही नहीं दे रहे। यानी बड़ा ये प्रेशर गेम है और नर्व्स की गेम है। टीम्स जो हैं दोनों बड़ी अच्छी हैं, और हमारी दुआ भी है कि इंशाल्लाह कल का मैच पाकिस्तान जीते। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब, आपने वक्त दिया। जी 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 सर एक बात कह दूं? जी जी प्लीज ज़रूर। मैं बस ये कह रहा हूँ कि लाइक आई सेड कि हम सबकी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ है। आई होप कि पाकिस्तान कल अच्छी क्रिकेट इंशाल्लाह खेलेगा ना, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा। लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कैप्टनसी में। ये 4 डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो है वो दोनों के लिए होगी, तो उसको प्रेशर ना करते हुए कोच को चाहिए, लड़कों का देखो जो पिच है वो है, इस पर हमने इस बार मैनेज कर दी चीजों को, वो भी करेंगे। तो समा डिटर्मिनेशन, पेनिट्रेशन और एक किलर जो इंस्टिंक्ट होती है ना, जो बॉडी लैंग्वेज में होती है, वो रखना है हमें, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी खास से। और फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसामा यार के सेट कि जीता हुआ मैच हरवा दे और हारा हुआ मैच जितवा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है फील्डिंग का। तो लेट्स होप कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तीनों चारों डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा करेगा। बहुत शुक्रिया सर, कैप्टनसी अपनी अच्छी शो करेगा। तो हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब आपके वक्त का। चलें जी, पाकिस्तान इस वक्त रैंकिंग में नंबर 1 भी है, भी मुसलसल रहा है, और वहाँ से इंडिया वेस्ट इंडीज से हार कर आ रहा है, तो ये भी हमें एडवांटेज ज़रूर है। अब सियासत के मैच की तरफ आ जाते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, और जिस तरह सारा दिन आपने मीडिया में अगर देखा हो, कैमरेज लगे हुए हैं। अच्छा जी, वो परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए हैं अदालत में, जज साहब लाहौर हाई कोर्ट के बार बार बुला रहे हैं, कल भी बुला रहे थे, तो कहा गया जी हम नहीं पेश कर सकते, हमारे पास बख्तबंद गाड़ियाँ नहीं हैं कि उनको पेश कर सके, वो कच्चे के इलाके में हैं, वहाँ से लाएंगे, उनको ख़तरा है। उनका जी ठीक है, कल का टाइम दे देते हैं 10 बजे का, फिर नहीं पेश किया जा रहा। आखिरकार उनको पेश किया गया, फिर गिरफ्तारी का फिर भी खौफ रहा, तो कहा गया कि जी जो आला पुलिस अफसरान हैं वो घर छोड़ कर आएँ। आखिरकार पुलिस अफसरान साथ जा रहे थे, और वही हुआ जो कहा जा रहा था जी, वो इस्लामाबाद पुलिस कहीं से आ गई। तो अब मुजम्मिल, ये एक अजीब ड्रामाई कैफियत है, सिर्फ फिल्मी कैफियत होती है कि जनाब अदालत का रिटन ऑर्डर भी आ गया कि जी कोई भी एंटी करप्शन भी नहीं, नैब भी नहीं, पुलिस भी नहीं, हत्ता कि नैब और पुलिस के एहलकारों में हाथापाई भी हो गई। पुलिस एहलकार कह रहे थे कि नैब आप लोग इनको गिरफ्तार करें, वो कहते जी हमारी तरफ से रिहा हो गए हैं, जज साहब के ऑर्डर से हम किस तरह करें। पुलिस कहती रही नहीं आप करें। तो आखिरकार फिर रेस्क्यू किया इस्लामाबाद पुलिस ने, वो आए और उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया। तो ये पाकिस्तान में एक बड़ा सियासी या गिरफ्तारी का एक ऐसा ड्रामा हुआ है कि शायद ही कभी इस तरह से देखा गया हो कि जी किसने गिरफ्तार करना है, कौन आएगा, कैसे आएगा, आखिरकार इस्लामाबाद। अब अगली बार शायद बलूचिस्तान हो सकता है, सिंध पुलिस हो सकती है, केपी पुलिस हो सकती है, पता नहीं कौन फिर आएगा, या इस्लामाबाद में कोई और ऑर्डर आ जाएगा MPO के तहत। जो हमने गिरफ्तारियां देखी हैं उसमें तो हमने ये भी देखा कि IG को भी तौहीन अदालत के नोटिस बाबर सत्तार साहब ने किए हैं, डिप्टी कमिश्नरों को भी किए हैं। तो या तो फिर अदालतों की तरफ से पुशबैक हो सकता है, या ये ड्रामा जारी रहेगा। देखें, उस पर तो अदालती अहकामात पर तो अमल दरामद नहीं हुआ। पुशबैक कोर्ट सिर्फ यही कर सकती है ना कि वो डायरेक्ट कर दे कि आपने एक काम नहीं करना, उसको अप्लाई करना तो गवर्नमेंट का काम है। अब जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि कोई भी अथॉरिटी उनको नज़रबंद भी नहीं कर सकती, अरेस्ट तो दूर की बात है, और उसके फ़ौरन बाद हमने ये सारा एक्शन देखा जिसका आपने जिक्र किया। तो अदालती अहकामात तो पसे पर्दा नज़र आए हैं हमें। और अगर 3 MPO की भी हम बात करें, जो कि कॉलोनियल लॉ था बेसिकली एक, और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर कौन सा डिस्टर्ब हो रहा है परवेज़ इलाही साहब की मौजूदगी में, ये समझ से बालातर है। ना वो जलसे कर रहे हैं, ना वो तकारीर कर रहे हैं, इवन कि वो 9 मई वाला जो सारा एपिसोड था उसका भी हिस्सा नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कोई सियासी नौयत के सितारे जो है ना वो गर्दिश में हैं परवेज़ इलाही साहब के, क्योंकि इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। जब कोर्ट भी आपको कह रही है कि आप
हाउस अरेस्ट भी नहीं कर सकते, कोई अथॉरिटी, कोई नैब, कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकती, और उसके फ़ौरन बाद हम इस्लामाबाद पुलिस को नमूदार होता हुआ देखते हैं। तो लगता यही है कि सितारे गर्दिश में है, जिस तरह से मोनस इलाही साहब भी कह रहे हैं। और अगर यही आपको मसला है कि कहीं वो कहीं भाग ना जाएं, एस्केप ना कर जाएं, तो आप डाल दें ECL पे नाम उनका, आप उनको लिमिट कर दें कि आपने सारे केसेस में अदालतों में पेश होना है, कोई चारा नहीं है आपके पास। लेकिन बुजुर्ग सियासतदान है इस एज में, उनको काफ़ी हेल्थ कंडीशंस का भी सामना है, और देखिए उनको घसीट कर बाकायदा उठाकर गाड़ी में फेंका जा रहा है जी, तो गाड़ी से निकाल के। जिस तरह का मौसम आप देख लीजिए आजकल है, तो इतना जो एजेड आदमी होता है उसके लिए वैसे ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसके साथ साथ अगर ये ट्रीटमेंट रहेगा तो मेरा ख्याल है बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इसमें लॉ जो है वो अबाइडिंग नज़र नहीं आ रही कहीं भी, और अदालती अहकामात को भी कोई सीरियस नहीं ले रहा। और अगर आपने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि वो अपने कोर्ट केसेस में पेश होते रहें, तो आप उसके दीगर तरीके भी हैं उसको इंश्योर करने के लिए, ना कि अरेस्ट कर लेना और ये सब करना। एक मसला ये भी आ जाता है, जब गवर्नमेंट ही अदालत के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करेगी तो हमारे मुल्क में वैसी अमन की अजीब सूरत हाल है। आज भी हम जिसको मॉब जस्टिस कह लें, या हम कई दफ़ा पंचायत में वो कह रहे हैं जी फैसले हो रहे हैं, हमारा मुल्क तो इससे निमट रहा है। तो जब हुकूमत ही अदालतों के फैसले नहीं मानती तो एक पब्लिक में भी तो जाता है कि जो अदालत का हुकूमत कौन सा मानती है। देखें, रिट ऑफ द स्टेट का क्वेश्चन है ना, ये मसला है कि अगर एक स्टेट ने एक पोजीशन ली है और आप उसको अगर उससे अग्री नहीं कर रहे, तो ये इंट्रा इंस्टीट्यूशनल वॉर शुरू हो जाती है ना, कि जिस तरह एक इदारा जो है वो कोर्ट्स का है, दूसरा ब्यूरोक्रेसी का है, वो आपस में लड़ रहे हैं। नज़र यहाँ पर भी यही आ रहा है। बेशक परवेज़ इलाही साहब का जो सियासी बैकग्राउंड है वो कोई इतना प्योरली डेमोक्रेटिक नहीं है, और बेशक वो किंग्स पार्टी का हिस्सा थे मुशर्रफ दौर में, और उसके अलावा उनको स्पेशली बड़ी सपोर्ट भी मिलती रही, बड़ी हेल्प मिलती रही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ बात करें। मसला ये होता है कि आप प्रिंसिपल के साथ खड़े हों और प्रिंसिपली किसी से डिसएग्री करें। इस केस के अंदर, स्पेसिफिक केस के अंदर परवेज़ इलाही साहब की जो सारी मुश्किल है, जो सारी परेशानी है, उसका अगर प्रिंसिपली एनालिसिस करें तो यहाँ पर लगता यही है कि सियासी वाबस्तगी उनको ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रही है, और उसकी वजह जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की देर है और सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वही बेसिक प्रॉब्लम वही लग रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका डायरेक्टली बहुत बड़े बड़े डिस्प्यूट्स में नाम भी है, लेकिन उनको हाथ नहीं लगाया जा रहा। बहुत नाम भी आया, मुझे अच्छी तरह याद है 9 मई के हवाले से भी जो कॉल ट्रेस हुई, IG साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें मुराद रास और दीगर लोगों के नाम थे। इस वक्त कहीं आपको कोई एक केस भी सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। मगर असल बात यह है कि इस तरह की गिरफ्तारियों से या इस तरह के मामलों से क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा, जिसके बारे में सब कह रहे हैं। यानी चीन के वज़ीर ख़ारजा आकर कह गए जी आप इस्तेहकाम लेकर आएँ सियासी, फिर हम मईशत पर बात करेंगे। तो हम मईशत में भी तबाही देख रहे हैं, और सियासत में इन लोगों को बिठा कर कुछ फैसला लेने की ज़रूरत है, या एक सेट करने की ज़रूरत है जी इलेक्शन में किस तरह जाना है। लेकिन हमें अभी उस तरफ कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।